अक्सर ऐसा होता है ना कि जो कहानियां हमें सबसे ज्यादा डराती हैं, उनके पीछे एक बहुत गहरा दर्द छिपा होता है। तो आज हम थपकी हॉरर स्टोरी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक खौफनाक कहानी असल में एक दिल दहला देने वाले मनोवैज्ञानिक आघात की दास्तान है। तो कहानी हमें ले जाती है गुरुग्राम के शांति निवास में। अब देखिए, नाम तो है शांति निवास, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस घर की दीवारों के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे थे जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर आते थे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होती है मयंक, उनकी पत्नी यामिनी और उनकी बेटी थपकी से। मौका है थपकी के जन्मदिन का। ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये जो सामान्यता है ना, ये बहुत जल्द टूटने वाली है। और यहीं पर कहानी हमारा ध्यान खींचती है यामिनी की तरफ। उसके बिखरे बाल, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे देखकर ऐसा लगता है मानो वो कई रातों से सोई ही नहीं है। और यही वो पहला इशारा है कि शांति निवास में असल में कुछ भी शांत नहीं है। एक और बात जो नोटिस करने वाली है वो है यामिनी का अपनी बेटी थपकी को लेकर, मतलब जरूरत से ज्यादा प्रोटेक्टिव होना। जब थपकी अपने दोस्तों को बुलाने की बात करती है तो यामिनी का डर ना साफ झलक जाता है। वो कहती है, मैं नहीं चाहती हमारी थपकी को किसी की नजर लगे। ये जो डर है, ये नॉर्मल नहीं है। ये एक बहुत ही अजीब, एक तीव्र घबराहट को दिखाता है। तो अब रात हो चुकी है, एक भयानक रात। और जैसे जैसे रात गहरी होती है, ये जो जश्न का माहौल था ना, वो धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां भ्रम टूटना शुरू हो जाता है और डर हकीकत पर हावी होने लगता है। और फिर एक छोटी सी बात होती है जो टेंशन को और बढ़ा देती है। बिल्डिंग का वॉचमैन, चौकीदार, बस माचिस मांगने आता है। मयंक उसे बचा हुआ बर्थडे केक दे देता है। अब ये कितनी मामूली सी बात है ना, पर इतनी सी बात पर यामिनी भड़क उठती है। उसका ये गुस्सा उसकी बिगड़ती मानसिक हालत की तरफ एक और साफ इशारा था। और फिर घड़ी में बजता है रात का 1। यामिनी की नींद अचानक किसी के रोने की आवाज से खुलती है। उसे पूरा यकीन है कि ये आवाज थपकी की है, और बस यहीं से असली खौफ की शुरुआत होती है। यामिनी भागकर थपकी के कमरे में जाती है और वहां जो नजारा है वो देखकर उसकी दुनिया ही हिल जाती है। थपकी अपने बिस्तर पर नहीं है, कमरा बिल्कुल खाली है। वो चीखती है, थपकी, मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? अब घबराहट और बढ़ जाती है जब वो देखते हैं कि घर का मेन दरवाजा हल्का सा खुला है। और तो और वो जो चौकीदार था वो भी अपनी जगह से गायब है। मतलब सारे के सारे सबूत बस एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, किडनैपिंग। ये सब देखकर यामिनी का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वो पागलों की तरह घर से बाहर भागती है, कूड़ेदान तक में अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और फिर रात के घने अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। तो अब कहानी एक ऐसे पॉइंट पर आ चुकी है जहां सच का सामना होगा। अब ये जो हॉरर की परत है ना, ये हटेगी और इसके नीचे जो दर्दनाक सच्चाई छिपी है वो सामने आएगी। और ये सब कुछ बदलता है सिर्फ एक फोन कॉल से। अब मयंक, जो अपनी बेटी और पत्नी के गायब होने से बिल्कुल हताश हो चुका है, अपनी बहन गीता को फोन करता है। गीता पेशे से एक डॉक्टर है और मयंक बस उससे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर थपकी और यामिनी हैं कहाँ? अगर वो घर में नहीं है, बाहर नहीं है, तो गईं कहाँ? और सच ये है कि वो कहीं नहीं थीं, क्योंकि थपकी और यामिनी, उनकी मौत तो 3 साल पहले ही हो चुकी थी। पूरी कहानी जो अब तक हमने देखी वो सच नहीं बल्कि एक भ्रम था। ये जो दर्दनाक हकीकत है ये असल में 3 साल पुरानी है। हुआ ये था कि यामिनी अपनी मां से मिलने थपकी को लेकर बालासोर जा रही थीं। वो लोग कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे और ये ट्रेन एक भयानक हादसे का शिकार हो गई और उसी एक्सीडेंट में उन दोनों की जान चली गई। तो अब जब हम सबको सच पता चल चुका है, चलिए वापस चलते हैं और पूरी कहानी को एक नए नजरिए से देखते हैं। ये यादों का मायाजाल। ये कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिमाग और उसकी यादों से बुने जाल की है। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है ना। जिसे हम एक हॉन्टेड हाउस या भूतिया घर समझ रहे थे, वो असल में मयंक का टूटा हुआ मन था। जिसे हम कोई सुपरनैचुरल घटना मान रहे थे, वो दरअसल एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था। और ये कहानी किसी लापता बेटी की नहीं, बल्कि एक गम में डूबे पिता की है। और वो चौकीदार
जिस पर किडनैपिंग का शक जा रहा था। हकीकत में उसे घर से एक इमरजेंसी कॉल आया था, जिस वजह से उसे अपनी पोस्ट छोड़कर जाना पड़ा। मतलब वो कोई विलन नहीं था, वो तो बस मयंक के दिमाग में चल रहे भ्रम का एक हिस्सा बन गया था। देखिए, मयंक एक बहुत गहरे सदमे में है। वो अपने परिवार की मौत की सच्चाई को स्वीकार ही नहीं कर पाया है, और इसीलिए उसका दिमाग उसे तीव्र मतिभ्रम मतलब हैलुसिनेशंस में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया में जहां वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ बिल्कुल वैसे ही जी रहा है जैसे वो हमेशा से जीते थे। तो अब हम कहानी के असली दर्द तक पहुंचते हैं। इस कहानी का असली खौफ कोई भूत प्रेत नहीं है। इसका असली दर्द तो उस एहसास में है जब किसी इंसान के लिए सिर्फ यादें ही जीने का एकमात्र सहारा रह जाती हैं। तो ये जो मतिभ्रम है, ये सिर्फ पागलपन नहीं होता। कई बार ये दिमाग का एक तरीका होता है असहनीय दर्द से खुद को बचाने का। मयंक का दिमाग भी बस वही कर रहा है। वो एक ऐसी दुनिया बना रहा है जहां उसका परिवार आज भी उसके साथ है, क्योंकि हकीकत का सामना करना उसके लिए नामुमकिन है। और उसकी बहन गीता, जो कि एक डॉक्टर है, वो ये बात समझती है। वो जानती है कि अगर उसने मयंक को सच बताने की कोशिश की तो शायद वो पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। असल में तो ये यादें ही हैं जो उसके भाई को जिंदा रखे हुए हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जैसा गीता सोचती है कि जिस दिन वो इस सच से रूबरू हुआ, वो दिन शायद उसका आखिरी दिन होगा। मतलब वो एक ऐसी नाजुक डोर पर खड़ा है जहां ये भ्रम ही उसे जीने की वजह दे रहा है। तो ये विश्लेषण हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं कि जब किसी इंसान के लिए उसकी यादें हकीकत से भी ज्यादा जिंदा हों, तो फिर असली सच क्या है? किसे माना जाए,